हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर का बेसिक उठाया था, ठीक है, और फ्लावर के ऊपर के बेसिक डिस्कशंस किए थे। आज हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और जैसा आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स देखना स्टार्ट किया था। तो उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज स्टेमन, उसका जो फर्टाइल पार्ट है दैट इज एंथर, जिसके अंदर मेन इवेंट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाले हैं आगे, ठीक है, उस स्ट्रक्चर को हम आज समझेंगे, ठीक है। उसका डायग्राम देखेंगे, उसका डेवलपमेंट देखेंगे कैसे क्या होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का लेक्चर, ठीक है। ध्यान से इसको देखिए। देखो, तो एंथर, सबसे पहले अगर हम एंथर की आउटलाइन ड्रॉ करें, ठीक है, बाहर से देखने में, इंटरनल अभी नहीं जा रहा है, अंदर नहीं जा रहे हैं एंथर के, बाहर से अगर हम एंथर को देखें तो उस एंथर के बीचों बीच तुमको इस तरह से एक डिप्रेशन सा, डिमार्केशन सा, लाइन सा दिखाई देगा, ठीक है। ये तो अपना फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, ठीक, ये रहा फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट और ये एंथर, बीच में वो लाइन डिमार्केशन जैसे दिख रही है, और ये अपना एंथर का एक लोब, ठीक है, ये एंथर का एक लोब है, ये एंथर का दूसरा लोब है। ठीक, सो दिस इज एंथर। ठीक है, तो डेवलप्ड एंथर है ये। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में कुछ इस तरीके का ये दिखता है, ठीक है, सिलिंड्रिकल टाइप। अब ये एक लोब है, ये दूसरी लोब है, दिस इज एंथर लोब, ठीक है, दिस इज अगेन एंथर लोब, ठीक, ये भी एंथर लोब है। ठीक है, अब इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि एक एंथर में दो एंथर लोब हैं, ठीक है, इसीलिए हम एंथर को क्या बोलते हैं, दैट इट इज बाइलोब। ठीक है, देन इस लोब को हम लोग थीका भी बोलते हैं, ठीक है, लोब को हम लोग थीका ही बोलते हैं। तो कितने थीकस हो गए, दो थीका हो गए ना, तो बाइलोब बोले या फिर इसको बोल सकते हैं क्या, डाइथीकस। ठीक, तो एंथर इज बाइलोब एंड डाइथीकस। अब इसी एंथर के अंदर अगर इसको हम थोड़ा सा ऊपर से हटाएं तो इसी एंथर के अंदर यू विल सी इस तरह से सिलेंड्रिकल पॉलन सैक्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रहेंगे जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स भरे होंगे, जिसे हम बोलते हैं पॉलन सैक, ठीक है। वो अभी जानने की जरूरत नहीं है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो अभी के लिए हम एंथर से बाहर से स्ट्रक्चर देख के इसे छोड़ देते हैं। ठीक, अब अभी तो तुमको एंथर इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी एंथर को जब तुम ऐसे कट करोगे, ठीक, इस एंथर को जब तुमने ऐसे कट किया और ऊपर से इसको देख रहे हो, ठीक है, एंथर को तुमने कट किया और ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, तो ऊपर से देखने पर कैसा व्यू आएगा इसका? ठीक, ऊपर से आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का ये एंथर दिखाई देगा। ठीक है, तो ऊपर से देखने में जो अपना एंथर है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो इसमें ये एक एंथर लोब हो गया, ये दूसरा एंथर लोब हो गया, ठीक है। तो ये बाई लोब एंथर या डाइथिकस एंथर है अपने सामने, ठीक है। दोनों लोब के बीच में यू विल सी अ वेस्कुलर स्ट्रैंड, ठीक है। दोनों ही लोब के बीच में क्या प्रेजेंट रहता है? एक वेस्कुलर स्ट्रैंड प्रेजेंट रहता है। वेस्कुलर स्ट्रैंड का मतलब है ये वो जगह है जहां से जाइलम और फ्लोएम यहां तक आएंगे, ठीक है, और इसको खाना और पानी पहुंचाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें सभी ही सेल्स जो है वो लिविंग सेल्स हैं, उनको खाने और पानी की जरूरत है, तो खाने और पानी को लाने के लिए यहां पे प्रेजेंट है वेस्कुलर स्ट्रैंड। अब ये वेस्कुलर स्ट्रैंड यहां पे पहुंचता कैसे है? तो इट ट्रेवल्स थ्रू कनेक्टिव, तो कनेक्टिव से होता हुआ ये ऊपर लोब में पहुंचता है, ठीक है। तो इट ट्रेवल्स वाया कनेक्टिव, ठीक है। कल ही हम लोगों ने कनेक्टिव पर डिस्कशन किया है लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो हमें पता ही है कि कनेक्टिव जो होता है वो दोनों एंथर लोब को भी जोड़ता है और एंथर को फिलामेंट से भी जोड़ता है। तो उसी कनेक्टिव के बीच में से होता हुआ निकल आया जाइलम फ्लोएम का एक स्ट्रैंड, ठीक है, जिसे हम वेस्कुलर स्ट्रैंड बोलते हैं, और ये अपने यहां प्रेजेंट सेल्स को खाना और पानी पहुंचाएगा, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं ये एक लोब है एंथर का और ये दूसरा लोब है एंथर का, ठीक। इस एंथर के लोब के अंदर, एक लोब के अंदर प्रेजेंट होता है यूजुअली दो ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं पॉलन सैक, ठीक है। ठीक है, पॉलन सैक। तो अगेन अब यहां पे एक और इंफॉर्मेशन आ गई भाई, इसी पॉलन सैक के अंदर क्या भरा होगा? पॉलन ग्रेन्स भरे होंगे। तो एक एंथर में, ठीक है, एक एंथर में कितने पॉलन सैक प्रेजेंट हैं? ठीक है, एक एंथर में कितने पॉलन सैक प्रेजेंट हैं? तो अगर देखा जाए तो एक एंथर के अंदर 4 पॉलन सैक प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो वन एंथर that is bilobe contains 4 pollen sac, ठीक है। इस pollen sac के अंदर क्या भरा होता है? pollen grains। तो it is filled with microspore और पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। इसी डेवलप्ड माइक्रोस्पोर को हम लोग पॉलन ग्रेन बोलने लगते हैं, ठीक। तो पॉलन सैक इज फिल्ड विद माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, बताइएगा, आपको पता है ये चीज, ठीक है। जिस ऑर्गेन के अंदर स्पोर भरा होता है उसके लिए हम लोग टर्म क्या यूज करते हैं? यस, स्पोरेंजियम,
क्या टर्म यूज करते हैं? स्पोरेंजियम। तो पॉलन सैक भी एक स्पोरेंजियम है। इसके अंदर क्या भरा है? इसके अंदर क्या भरा है? माइक्रोस्पोर। तो इस वजह से हम पॉलन सैक को क्या बोल सकते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोल सकते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। तो जो पॉलन सैक है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, पॉलन सैक इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजियम। तो यहां मैं लिख देता हूं माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम। देन अब बताना है आपको कि इसमें कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है एक एंथर में। अगर वो एंथर बाइलोब है तो ठीक है, तो उस एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है? 4। ठीक है, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम एक एक कॉर्नर में स्टैब्लिश्ड है। ठीक, तो इस वजह से हम लोग अपने एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोलते हैं। ठीक है, टेट्रास्पोरेंजिएट ये भी बोला जाता है। क्लियर? अब जो आउटर लेयर है, आउटर वॉल दिख रही है एंथर की, भाई ये क्या होगी? आउटर वॉल है, तो एपिडर्मिस होगी, कोई डाउट ही नहीं है, इट इज एपिडर्मिस। थोड़ा बड़ा, ठीक है, इट इज एपिडर्मिस। ये पॉलन सैक है और ये सब एंथर वॉल्स प्रेजेंट है यहां पे। ठीक है, क्लियर? तो अभी एक रफ स्ट्रक्चर हमने सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर एंथर का यहां पे तुमको दिखाया है, जो एंथर डेवलप हो गया है उसका स्ट्रक्चर आपको भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब इसके आगे मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूं यहां पे, और उस क्वेश्चन को आप लोग आंसर करिए। क्या ट्रू एंड फॉल्स है? एंथर is always bilobed, true, false? ये ट्रू है या फॉल्स है? एंथर इज ऑलवेज बाइलोब। ठीक है, एंथर हमेशा बाइलोब होता है, ये आपको बताना है। Yes, anther is not always bilobed. ठीक है, तो it is false. In some cases, anther is also मोनोथिकस। ठीक है, तो कुछ केसेस में एंथर मोनोथिकस भी होता है। ठीक, अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि आप उसे फाइंड आउट करिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द फैक्ट अबाउट, you have to find the fact about anther of Wolffia and Arcithobium. तो ये आपके लिए रहेगा क्वेश्चन, आप इसे फाइंड आउट करिएगा। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द peculiar fact about the anther of Wolffia and Arcithobium. अब अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और डिस्कस करते हैं क्या ये एंथर
शुरू में जब आया था, जब बना होगा तो भी ऐसा ही था क्या? ठीक है, तभी भी ऐसा ही था क्या? टेट्राएंगुलर ऐसा जैसे दिख रहा है। ठीक है, ये भाई तुम्हें कैसा दिख रहा है? इस पोजीशन में आप देख रहे हैं तो इसके 4 एंगल्स हैं, 1 2 3 4, तो ये टेट्राएंगुलर दिख रहा है। ठीक है, इट इज टेट्राएंगुलर। क्या ये शुरू से ही टेट्राएंगुलर है? जब से प्लांट में इसका ओरिजिन हुआ, अराइज हुआ जैसे ये प्लांट में, तो क्या शुरू से ही टेट्राएंगुलर था? ठीक है, तो नो, इट वाज नॉट टेट्राएंगुलर। ठीक है, शुरुआत में जब ये हुआ तो बड के फॉर्म में फ्लावर के ऊपर ही आता है, और वो बड कैसी गोल सी होती, ग्लोबुलर बड के फॉर्म में ये फ्लावर के ऊपर आता है, और उसके बाद ये डेवलप करना स्टार्ट करता है। तो चलिए हम एंथर का डेवलपमेंट पहले समझ लेते हैं। आइए देखते हैं। समझिए, तो एंथर जो है ये फ्लावर पे अराइज होता है एज ए मेल, एज ए पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो जब ये अराइज होता है तो ये अराइज होता है एज ए ग्लोबुलर बड। ग्लोबुलर का मतलब गोल, ग्लोब के जैसी भाई। ठीक है, अब जब ये ग्लोबुलर बड के फॉर्म में, तो आप ऐसे समझिए कि भाई ये इस तरह से ऐसे गोल सा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर खूब सारे सेल्स हैं। ठीक है, पूरा सेल से भरा हुआ है, तो बाहर वाले सेल्स मिलके एक लेयर बना रहे हैं जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक, और अंदर के सभी सेल्स एक मास के जैसे हैं, गुच्छे के जैसे हैं सेल्स के। ठीक है, और सभी सेल एक तरीके के अंदर, सभी पैरेंकाइमेट है, सभी एक तरह की सेल। ठीक है, और इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं, इस कलेक्टिव ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग टर्म कर देते हैं हाइपोडर्मिस। ठीक है, क्या टर्म कर देते हैं? हाइपोडर्मिस। ठीक, तो अराइज हुआ एज ए ग्लोबुलर बड। अब आफ्टर फ्यू डेज या कुछ समय बाद क्या होता है कि ये जो ग्लोबुलर बड है ये अपनी स्टैंडर्ड मॉर्फोलॉजी को अचीव करने लगती है। इसमें डेवलपमेंटल मॉर्फोलॉजी के हिसाब से डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं, और ये ग्लोबुलर बड टेट्राएंगुलर बड में चेंज हो जाती है। ठीक है, डेवलपमेंटल चेंजेस आए। ठीक है, और ये ग्लोबुलर बड क्या बन गई अब? टेट्रा एंगुलर बड। तो जो ग्लोबुलर बड थी वो टेट्राएंगुलर बड में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, और कुछ इस तरीके की दिखने लगी। बाहर की जो लेयर है दैट इज एपिडर्मिस, और अंदर के सभी सेल्स एक जैसे हैं, दैट इज फॉर्मिंग हाइपोडर्मिस। है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? अब आगे देखिए, तो क्या हुआ कि हाइपोडर्मिस में जो सभी सेल्स एक जैसे थे, उसमें कुछ सेल्स हर एंगल पे, ठीक है, हर एंगल मतलब ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है,
ठीक है, तो हर एंगल पे कुछ कुछ सेल्स ने अपने अंदर डेवलपमेंटल चेंजेस किए। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं कि सम सेल्स एट ईच एंगल undergo certain developmental changes। ठीक है, और जब मैं ये certain developmental changes बोल रहा हूं तो exactly ये changes क्या है? ठीक है, तो exactly ये changes क्या है? These are dense cytoplasm, and prominent nucleus। ठीक है, बिल्कुल सही। डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कर लिए हैं और ये सेल्स अब डिवीजन करने के काबिल हो गए हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर ले रहा है ये अपना। ठीक, तो हर एंगल पे यहां ऐसा एज्यूम करो खूब सारे सेल्स भरे हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स भरे हुए हैं। ठीक है, सभी सेल्स एक जैसे हाइपोडर्मिस, लेकिन कुछ सेल्स जो हर एंगल पे कुछ सेल्स ऐसे हुए जिन्होंने अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आए। ये ब्लैक कलर से मैं उन्हीं सेल्स को शो कर रहा हूं। नंबर्स फिक्स नहीं होंगे, ठीक है, बट हर एंगल पे कुछ सेल्स ऐसा अपने आप को अलग करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ सेल्स बाकी सेल से अलग हुए कैसे? इन्होंने अपने अंदर डेंस साइटोप्लाज्म यानी खूब सारा साइटोप्लाज्म इकट्ठा कर लिया और एक बड़ा सा न्यूक्लियस दिखने लग गया। न्यूक्लियस बड़ा इससे दिख रहा है क्योंकि ये अपने अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो इनका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यानी ये इंटरफेस में जा चुके हैं, भी डिवाइड करने के काबिल बन रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं सेल्स को जो अभी तक हाइपोडर्मिस का ही पार्ट थे बट हाइपोडर्मिस से अलग हो गए। ठीक है, अलग मतलब हो गया कि अलग दिखने लग गए, अलग फीचर्स डेवलप कर लिए। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इस तरह के फीचर्स डेवलप कर लिए। तो अब इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा यार। ठीक है, अब इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं आर्केस्पोरियल सेल्स। ठीक, इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्केस्पोरियल सेल्स। ठीक, और इनका कैरेक्टर क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ठीक है, और इनमें होती है कैपेबिलिटी टू डिवाइड, दे हैव कैपेबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, दे हैव कैपेबिलिटी टू डिवाइड। तो अब ये सेल्स बन गए इधर। नाउ व्हाट हैपन कि अब ये आर्केस्पोरियल सेल क्योंकि इनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी आ गई है तो ये डिवाइड करेंगे। ठीक है भाई, तुमको कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको पूरा बाकी हाइपोडर्मस सेल से भर देता हूं। नहीं पता चला तुम कंफ्यूज हो गए, पूरा ही कॉन्सेप्ट बिगाड़ दिया। भाई ये अभी सिर्फ डेवलप हो रहा है, ग्लोबुलर बड से टेट्राएंगुलर बड का शेप लिया है। ठीक है, और इसमें बाहर की लेयर एपिडर्मिस है और अंदर सभी सेल्स एक जैसे हैं जिसे हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं। तो अंदर हाइपोडर्मल मास है सेल्स का। ठीक, अब क्या होता है कुछ समय बाद
कुछ जीन्स वगैरह अपना काम करते हैं, जिस वजह से फिर से कुछ डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं। और इस बार चेंज क्या आया कि हाइपोडर्मिस के ही, ठीक है, कुछ सेल्स ने कुछ अलग से फीचर डेवलप कर लिए। वो अलग से फीचर डेवलप क्या किया उसने अपने अंदर डेंस साइटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म इकट्ठा किया ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक है, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हो गया उसका। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इसलिए हुआ क्योंकि वो अपना जेनेटिक मटेरियल को डबल कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको आगे डिवीजन करने का फंक्शन देने वाला है जीन्स, ठीक। तो उन सेल्स को हम लोग बोलते हैं आर्कियोस्पोरियल सेल, जो पहले हाइपोडर्मिस के ही सेल थे, उन्हीं ने अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आया है। तो इस तरीके की एक यहाँ पे सिचुएशन चल रही है। तो अब ये जो आर्कियोस्पोरियल सेल्स डेवलप हुए हैं, डेवलप हुए हैं, वो आगे क्या करेंगे? तो देखिए, तो इसी के आगे फर्दर फ्लो चार्ट को बढ़ाते हैं। तो आर्कियोस्पोरियल सेल्स अपने पास प्रेजेंट हो गए। तो जो आर्कियोस्पोरियल सेल्स हैं, ये क्योंकि डिवीजन की कैपेबिलिटी है, तो अब ये डिवाइड करेंगे, ठीक है, दे विल डिवाइड। तो ये डिवाइड जब कर रहे हैं तो इनसे अब दो लेयर ऑफ सेल्स बनते हैं, ठीक है। इनसे जो सेल्स बनेंगे वो दो लेयर्स में बनते हैं। एक लेयर ऑफ सेल्स को हम लोग डिमार्केट करते हैं एज पेराइटल सेल्स, ठीक है, और एक लेयर ऑफ सेल्स को हम लोग डिमार्केट करते हैं एज स्पोरोजेनस सेल्स। ठीक है, तो ये जो सभी सेल्स बने हैं यहां पे, जो लेयर बनी है बेसिकली पेराइटल सेल लेयर और स्पोरोजेनस सेल लेयर, ठीक है, ये कौन से डिवीजन से बनी है? ठीक, तो दे डिवाइड बाय माइटोसिस। तो आर्कियोस्पोरियल सेल जो है ये डिवीजन करता है माइटोसिस से। तो दो लेयर ऑफ सेल्स बनते हैं, वन इज कॉल्ड पेराइटल सेल्स, अनदर इज कॉल्ड स्पोरोजेनस सेल्स, ठीक। तो जो आर्कियोस्पोरियल सेल्स हैं इनकी प्लॉइडी होती है डिप्लॉइड, दे आर 2n। तो बताओ पेराइटल सेल्स की प्लॉइडी और स्पोरोजेनस सेल की प्लॉइडी क्या होगी? यस, तो पेराइटल सेल की जो प्लॉइडी है वो 2n है और स्पोरोजेनस सेल्स की प्लॉइडी भी 2n है, क्योंकि माइटोसिस से बने हैं। अब फर्दर पेराइटल सेल्स डिवीजन करेंगे, ठीक है, पेराइटल सेल्स डिवीजन करेंगे और ये बनाएंगे एंथर वॉल, ठीक है, ये बनाएंगे एंथर वॉल, ठीक है, एंथर की वॉल्स बनाएंगे। तो एंथर की वॉल्स में कौन कौन से लेयर आएंगे? अभी तो 3 लेयर एंथर वॉल की ये बनाते हैं। एक पहले से बनाई है, दैट इज एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस ये सेल्स नहीं बनाते हैं, ये क्या बनाएंगे कि एपिडर्मिस के अंदर जो एंथर वॉल है वो बनाएंगे, ठीक। तो दे फॉर्म 3 layers of anther wall, that is, one is endothecium, ठीक है, endothecium is just beneath epidermis, ठीक है, endothecium is just beneath epidermis, then middle layer, ठीक है, middle layer,
middle layer is just beneath endothecium and the innermost layer is tapetum. ठीक है, innermost layer is tapetum. tapetum innermost layer है. ठीक है, अब अगर एंथर में तुम देखोगे तो 4 वॉल लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम. नाम है, याद करो, आगे मैं ड्रॉ करूंगा तो समझ में आएंगी चीजें. ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें से कितने लेयर्स जो है वो हाइपोडर्मल इन ओरिजिन है. तो ये 3 हाइपोडर्मल इन ओरिजिन है. ठीक, किससे बनते हैं? ये पैराइटल सेल से बनते हैं या आर्कियोस्पोरियल सेल से बनते हैं, ऐसा बोलते हैं. ठीक है, अब इनको बनाने में जो डिविजन्स हुए हैं, ठीक, वो डिवीजन कौन से हैं? अगेन माइटोटिक डिवीजन है. तो इन सभी लेयर्स की प्लॉइडी क्या होगी? सभी लेयर की प्लॉइडी क्या होगी? डिप्लॉइड. ठीक है, टैपेटम की प्लॉइडी जो होती है वो एक्सेप्शन है. ठीक है, वो एक्सेप्शन क्या है मैं आगे तुमको एक्सप्लेन करूंगा, और क्यों एक्सेप्शन है वो भी एक्सप्लेन हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना इसके बारे में. ठीक है, अब आते हैं स्पोरोजेनस सेल्स. तो स्पोरोजेनस सेल्स क्या करने वाले हैं भाई? इन्होंने तो एंथर की वॉल बना दी. ठीक है, किसने? पैराइटल सेल लेयर ने. अब स्पोरोजेनस सेल्स क्या करने वाले हैं? ठीक, तो स्पोरोजेनस सेल्स में क्या होगा कि some cells or all cells, स्पोरोजेनस के कुछ सेल्स या सभी सेल्स, डिपेंड करता है उस समय पे क्या जेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं. तो या तो सारे स्पोरोजेनस सेल्स या कुछ स्पोरोजेनस सेल्स. get converted into ठीक है, अगेन डेवलपमेंटल चेंज आया कुछ स्पोरोजेनस सेल या सभी में. ठीक है, और डेवलपमेंटल चेंज आने के बाद ये स्पोरोजेनस सेल्स डेवलप हो गए माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में. किसमें? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. ठीक, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में. तो ये सिर्फ डेवलप हुए माइक्रोस्पोर मदर सेल में, तो इसकी भी प्लॉइडी क्या होगी? डिप्लॉइड, 2NU. ठीक है, देन व्हाट विल हैपन? ठीक है, ऐसा क्या डेवलपमेंटल चेंज आया? पहले तो ये पूछो, ऐसा क्या डेवलपमेंटल चेंज आया कि एक स्पोरोजेनस सेल एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हुआ? डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? तो जब एज्यूम करो भाई ये एक स्पोरोजेनस सेल है. ठीक है, ये स्पोरोजेनस सेल जब अपने आप को एक कैलोस की लेयर से कवर कर लेगा. कैलोस एक केमिकल कंपाउंड है. इट इज ए सेक्राइड, डाइसेक्राइड. ठीक है, तो जब एक स्पोरोजेनस सेल अपने को कैलोस नाम के केमिकल की लेयर से सराउंड कर लेगा, तब उस स्पोरोजेनस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल. ठीक है, तब उस स्पोरोजेनस सेल्स को हम लोग क्या बोलने लगते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल, जब वो अपने अराउंड कैलोस को इकट्ठा कर लेता है. ठीक है, अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में क्या होगा? मियोसिस होगा. ठीक है, दे विल अंडरगो मियोसिस एंड व्हाट विल बी फॉर्म? यस, माइक्रोस्पोर्स विल बी फॉर्म. ठीक है, ये क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोर्स. तो इन्होंने माइक्रोस्पोर को किससे बनाया है? मियोसिस करने के बाद बनाया है. तो माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी क्या होगी? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? यस, यू गेस इट राइट, इट इज हैप्लॉइड. ठीक है, तो कुछ इस तरह से एंथर का डेवलपमेंट होता है.
ठीक, ध्यान से एकदम इसको देखिए, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है। तो एंथर जब आता है स्टेमन पे तो वो एक ग्लोबुलर गोल बड के जैसे आता है। उस ग्लोबुलर बड की जो आउटर लेयर है वो एपिडर्मिस है और अंदर बहुत सारे सेल्स भरे हैं और सभी सेल्स पैरेन्काइमेटस एक जैसे ही हैं, ठीक है, कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता उनमें से, कोई लेयर वगैरह नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं हाइपोडर्मल मास ऑफ सेल्स या हाइपोडर्मिस। अब ये ग्लोबुलर बड में मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंटल चेंज आता है, ठीक है, और ये शेप ले लेती है टेट्राएंगुलर बड का, ठीक है। इस टेट्राएंगुलर बड में बाहर एपिडर्मिस और अंदर सभी सेल्स एक जैसे हैं, जिसे हम कलेक्टिवली हाइपोडर्मिस बोल रहे हैं। अब क्या होता है, टेट्राएंगुलर बड बनने के बाद कुछ सेल्स हर एंगल पे, ठीक है, कुछ सेल्स हर एंगल पे क्या करते हैं, अपने अंदर सर्टेन डेवलपमेंटल चेंजेस लाते हैं। वो डेवलपमेंटल चेंजेस क्या होते हैं? इट इज एक्यूमुलेशन ऑफ डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट बिग न्यूक्लियस, ठीक है। तो इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कीस्पोरियल सेल्स बोलते हैं, ठीक। इनकी जो कैपेबिलिटी है वो डिवाइड करने की है। इन्होंने ऐसे चेंजेस लाए हैं जिसके बाद ये दे हैव अचीव्ड द कैपेबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है। तो अब ये आर्कीस्पोरियल सेल हर एंगल पे प्रेजेंट हैं और सभी आर्कीस्पोरियल सेल्स स्टार्ट करते हैं डिवीजन करते हैं माइटोसिस से और दो तरीके की लेयर्स बनाते हैं। एक है पेराइटल लेयर और एक है स्पोरोजेनस सेल्स की लेयर, ठीक है। पेराइटल सेल लेयर एंड स्पोरोजेनस सेल लेयर। पेराइटल सेल लेयर क्या करते हैं? माइटोसिस करते हैं और एक के ऊपर एक लेयर्स बनाते जाते हैं, जिन लेयर्स को बोलते हैं एंथर वॉल, ठीक है। एंथर वॉल में तीन डिफरेंट वॉल्स का फॉर्मेशन करते हैं, तीन डिफरेंट लेयर्स का फॉर्मेशन करते हैं। वन इज कॉल्ड एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम, ठीक है। स्पोरोजेनस सेल्स क्या होते हैं? ये अपने अराउंड कैलोस की लेयर बनाते हैं और उसको हम बोलने लगते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। तो माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी क्या होगी? एन होगी, हैप्लॉइड। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एंथर, ठीक है। एंथर का ओरिजिन क्या है, ठीक है। दूसरा, विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज सीन इन एंथर। तो एंथर में किस टाइप का डेवलपमेंट हुआ है बताइए। ये दो चीजें। तो सबसे पहले ओरिजिन हम सेल के बेसिस पे करते हैं, ठीक। तो कौन से सेल से अपना एंथर बन रहा है? यस, इट इज फॉर्म्ड ऑफ आर्कीस्पोरियल सेल। अब आर्कीस्पोरियल सेल्स ओरिजिनली क्या है? व्हाट दे आर ओरिजिनली? दे आर हाइपोडर्मिस, ठीक है। दे आर सेल्स ऑफ हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो जो ओरिजिन है एंथर का वो एक्चुअली में क्या है? इट इज हाइपोडर्मल। तो एंथर इज हाइपोडर्मल in origin, clear? Then which type of development is seen in anther? तो एंथर में आप क्या देख रहे हैं? बहुत सारे आर्कीस्पोरियल सेल्स मिलके पूरा एंथर बना रहे हैं, ठीक है। तो such development is called eusporangiate type of development, ठीक है। क्लियर है?
देखो अब ये टर्म लिखा है तो तुम थोड़ा सा हिचकिचा रहे हो कि भाई ये स्पोरेंजिएट होता क्या है, बता देता हूँ। तो किसी भी स्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ए स्ट्रक्चर, ठीक, तो वो डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो दो तरह का होता है। दो मतलब दो में से किसी एक तरह का हो सकता है। एक है यू स्पोरेंजिएट, डेवलपमेंट, और एक है लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। ठीक है, एक है लेप्टोस्पोरेंजिएट और एक है यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। दोनों क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। देखिए, तो यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट जो है वो जब कोई भी स्ट्रक्चर कई सारे सेल्स जब डिवाइड करते हैं और फिर एक स्ट्रक्चर बनता है तो उसे हम बोलते हैं यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, यानी यहां पे क्या था, अभी कई सारे आर्कियोस्पोरियल सेल थे, उन्होंने जब डिवाइड किया तो एंथर बना है, जो मैच्योर एंथर, तब वो वैसा बन पाया, जो उसका ओरिजिनल फॉर्म था वो ले पाया। एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट में क्या होता है, एक ही सेल डिवीजन करना स्टार्ट करेगा और उसी एक सेल के डिवीजन्स जितने होंगे उसी के रिजल्टेंट से एक स्ट्रक्चर बने। When only one cell divides and form a structure, then the development is called leptosporangiate. And when many cells divide and form a structure, then it is called as eusporangiate type of development. तो जो अपना एंथर है वो eusporangiate टाइप से बनता है। ठीक है, डेफिनेशन लिख देता हूं कि when a structure develop via divisions in many original cells, ठीक, तब ये यूस्पोरेंजिएट। लेप्टो में क्या है, ओनली वन सेल causes the development of a structure। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी एंथर के डेवलपमेंट पर बेस्ड। ठीक है, इनिशियली हमने कुछ एंथर का स्ट्रक्चर एकदम बाहर से देखा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एंथर का जो एलोबरेट स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैच्योर एंथर है, यंग एंथर है, उसके स्ट्रक्चर को एलोबरेट करके डायग्राम के हेल्प से, ठीक है, कुछ चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। ठीक है, थैंक यू।